हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको जो पिछले वीडियो से रिलेटेड हमारा जो डिफिनीशन छूट गई थी, यानी मोलैलिटी यानी मोललता, इसके बारे में समझेंगे कि मोललता सांद्रण का एक जो निर्धारण होता है, किस प्रकार इसका विभाजन किया जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम मोललता की परिभाषा जान लेते हैं। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने आपको परिभाषा अच्छे तरीके से समझाई थी, लेकिन इस वीडियो पर भी हम परिभाषा समझ लेते हैं। तो 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। यानी 1000 ग्राम विलायक में जो उपस्थित हैं, उनमें विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के कणों की संख्या को विलयन की है मोललता कहते हैं। यानी काफ़ी जहाँ आपने मोलरता में देखा था कि जो विलेय के मोलों की संख्या है वो हम 1 लीटर विलयन के आधार पर निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर हम विलेय के मोलों की संख्या एक विलायक के 1000 ग्राम विलायक की तुलना में निकालते हैं। उसके आधार पर हम इसका निर्धारण करते हैं। तो दोस्तों, परिभाषा तो हमने समझ ली, अब हम सूत्र समझेंगे। तो जिस प्रकार मोलरता के दो सूत्र थे, उसी प्रकार मोललता के भी दो ही सूत्र होंगे। पहला जो हम खुद लिखते हैं, या डिफिनीशन के बाद जिसे हम लिख दिया करते हैं, जो और दूसरा जिसे हम न्यूमेरिकल लगाते वक्त लिखते हैं। मोललता को स्मॉल m से व्यक्त किया जाता है, अर्थात स्मॉल m बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। ये जो था हमारा सामान्य सूत्र था। यदि कोई पूछे तो आप बता भी सकते हैं। और अब हम बात करेंगे मोललता के विशिष्ट सूत्र, यानी जो न्यूमेरिकल लगाते वक्त आप सभी से पूछा जाता है कि मोललता का सूत्र क्या होता है, जिसके आधार पर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्योंकि खाली जो ऊपर मैंने आपको अभी बताया सूत्र, उसके आधार पर एक न्यूमेरिकल की गणना नहीं की जा सकती है। न्यूमेरिकल की गणना करने के लिए आपको इस सूत्र का काफ़ी ज़्यादा उपयोग करना पड़ेगा। विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे 1000 बटे विलायक का भार ग्राम में। यहाँ पर विलायक के भार यानी द्रव्यमान के रूप में तो यदि आप ऊपर 1000 का गुणा करके नीचे का ग्राम में लिख सकते हैं। यदि आपको किलोग्राम में करना है तो ऊपर आपको 1000 नहीं रखना है, 1 रखना है। ये जो था हमारा मोललता का सूत्र, की मोललता का सूत्र क्या होता है। यहाँ पर मोललता मोलरता मोलैरिटी से काफ़ी ज़्यादा मैच करती है, कि विलेय का भार और विलेय का अणुभार ये मैच करता है। गुणे 1000 तो सभी में ही था। विलायक का भार ग्राम में, वहाँ पर विलयन का आयतन था, यहाँ पर विलायक का भार था। यही एक डिफरेंस है, आपको याद रखना है। क्योंकि इस वीडियो में हो सकेगा तो मैं आपको डिफरेंस भी क्लियर करके बताऊँगा। तो अब इसके आधार पर एक न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन है, उसे हम समझते हैं कि 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुला है, तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर यदि आप विलायक और विलेय नहीं समझ पाए हैं, तो आपको मैं फिर से बता दूं कि 500 ग्राम जल में, यानी जल में कुछ घुला है, तो जल हमारा विलायक कहला जाएगा। जिसमें घुला है वह विलायक है, जिसमें घुला है या तो वह विलायक है या तो विलयन है। तो यहाँ पर विलायक की बात हो रही है, विलयन की बात हो ही नहीं रही है, तो विलायक ही होगा। तो वो है हमारा जल 500 ग्राम और 4 ग्राम NaOH घुला है, तो NaOH विलेय है। क्योंकि NaOH घुला है, इसलिए NaOH को हम विलेय बोलेंगे। इसकी मात्रा 4 ग्राम घुली हुई है। तो मोललता हमें ज्ञात करनी है, तो हम विलायक का भार अब देख सकते हैं। यहाँ पर 500 ग्राम दिया हुआ है, और विलेय NaOH का भार 4 ग्राम है। तब विलेय NaOH का अणुभार, यहाँ हमको जल के अणुभार से कोई मतलब नहीं है, हमें सीधे सीधे तौर पर विलेय का अणुभार ज्ञात करना है। तो विलेय का अणुभार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम Na यानी सोडियम का
जो है मोलर द्रव्यमान लिखेंगे, आणविक द्रव्यमान लिखेंगे जो कि 23 होता है। ओ यानी ऑक्सीजन का जो है आणविक द्रव्यमान लिखेंगे जो है 16 है। और हाइड्रोजन को आप सभी जानते हैं मोलर द्रव्यमान 1 होता है। और इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास जो 40 है वो विलेय यानी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार ज्ञात करके हमें निकल आता है। अब हम सूत्र लगाएंगे दूसरा वाला जो था विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे 1000 बटे विलायक का भार ग्राम में। तो हम विलेय का भार की जगह पुट करेंगे 4 बटे विलेय का अणुभार जो है हम पुट करेंगे 40 गुणे 1000 बटे विलायक का भार जो है ग्राम में। तो ग्राम में ही दिया हुआ था, यदि लीटर में दिया होता, लीटर में दिया ही नहीं होता क्योंकि ये मोललता है, यहाँ पर या तो ग्राम या तो किलोग्राम में दिया होता। तो हम किलोग्राम के हिसाब से निकालेंगे तो उसको हम ग्राम में कन्वर्ट ही किया हुआ है। तो हम 500 ग्राम लिख देंगे, ऊपर जो है 1000 होगा। दोस्तों स्मॉल m बराबर आ जाएगा 4/40 गुणे 1000/500। तो यहाँ पर 1/10 आ जाएगा और 1/2 आ जाएगा। तो आंसर जो हमारा आ जाएगा वो आएगा 1/5 या 0.5 आंसर हम के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH को घोला जाता है तो विलयन की मोलैलिटी जो है हमारे पास 1.5 या जो है हमारे पास आंसर के रूप में आ जाती है, या 0.2 जिसे हम कह सकते हैं आंसर के रूप में आ जाती है। ये जो था दोस्तों हमारा मोललता और मोलरता की परिभाषा। मैंने आपको जो है इस वीडियो में मोललता ही समझाया है और कुछ नहीं समझाया है दोस्तों। अब मैं आपको मोलरता और मोललता के बीच अंतर बताऊंगा। मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच क्या अंतर है। तो सबसे पहले जो है हम मोलैलिटी की जो बात करें, मोलैरिटी की, उसमें हम परिभाषा लिख देंगे कि इसमें 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ज्ञात करते हैं। यानी इसमें जो है पहले जो अंतर है जो मोलैरिटी के साइड है यानी मोलरता के तरफ है, वो है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि हम मोललता की बात करें तो मोललता में हम लिख सकते हैं कि 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित जो है विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं, यानी मोलैलिटी कहते हैं। इसमें पहला अंतर आप देख सकते हैं कि 1000 ग्राम विलायक था और यहाँ पे पिछले वाले में जो था वो था 1 लीटर विलयन, इसमें जो है 1000 ग्राम विलायक था। ये एक पहला डिफरेंस है। आपको जब आप पेपर देंगे या कहीं क्वेश्चन पूछ जाएगा तो आपको काफ़ी सारा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा कि लिखना क्या था। इसमें हमने मोलरता में मोललता लिख दी, मोललता में मोलरता लिख दी। सेम डिफिनीशंस भी है, सेम नाम भी है। दूसरा जो है मात्रक है। तो मोलैरिटी यानी मोलरता का जो मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति लीटर, क्योंकि हम 1 लीटर विलयन के आधार पर विलयन की मोलरता निकालते हैं तो हम मोल प्रति लीटर लिख सकते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है यानी नॉर्मलता का। तो वहीं मोललता के मात्रक की यदि हम बात करें तो मोललता का मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम, यानी इसमें जो है हम किलोग्राम के आधार पर जो है सांद्रण निर्धारण करते हैं, इसीलिए हम मोल प्रति किलोग्राम लिखते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम लिख सकते हैं कि मोलरता में ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे थोड़ा विशिष्ट तरीके से समझेंगे क्योंकि इसमें जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन इसके आधार पर बनाए गए हैं कि मोलरता के ऊपर ताप का प्रभाव पड़ता है क्यों। तो मोलरता में ताप का प्रभाव पड़ता है और मोललता में जो है ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। मोलरता में ताप का प्रभाव इसलिए पड़ता है क्योंकि जब हम किसी द्रव में ताप डालते हैं तो उसमें कुछ क्रियाएं होती हैं, गतिज क्रियाएं होती हैं, जिसके आधार पर जो है उसका आयतन बढ़ता है और आयतन बढ़ता है तो हमें जो है मोलरता निर्धारण
आयतन के अनुसार ही करना है। तो जब आयतन बढ़ जाएगा तो हमारा जो मान भी है विलय के मोलों की संख्या वो भी बढ़ेगा, उसमें भी वृद्धि होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारी मोलरता होती है वह ताप पर निर्भर करती है। अब चूंकि भार यानी भले ही आयतन बढ़ जाए लेकिन जब हम विलायक का भार नापेंगे तो विलायक का भार उतना ही होगा। यानी विलायक का जो भार है वो हर जगह किसी भी चीज़ का जो भार है वो ताप दाब बढ़ाने पर न बढ़ती है न घटती है। वो सामान्यतः एक बिल्कुल नियतांक की तरह रहती है, न बढ़ती है न घटती है, क्योंकि नापने पर उतना ही हो जाती है भले ही उसका आयतन बढ़ जाए। ये जो था दोस्तों हमारा तीसरा अंतर। चौथा अंतर आप ये लिख सकते हैं कि मोलरता को हम कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं और मोललता को जो है हम स्मॉल एम से व्यक्त कर सकते हैं। ये जो है चौथे अंतर के रूप में कार्य करेगा। यही चार अंतर जो है हर एक बुक हर एक डिक्शनरी में दिखाए गए हैं। तो दोस्तों वीडियो में आज के वीडियो में जो है इतना ही। यदि वीडियो में आप अंत तक बने रहे हैं तो आप सभी का धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले दोस्तों। तो मैंने जो है इस चैनल में केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों जो है हमारी कक्षा बारहवीं से रिलेटेड कक्षा बारहवीं के ही ओनली उसके ऊपर वीडियो बनाई है, तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने जो है प्रेजेंट होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का मैं फिर से एक बार धन्यवाद कर दूंगा दोस्तों।